यूएस ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर होने वाली बातचीत से पहले इस्लामाबाद को किले में तब्दील कर दिया गया। जहां मीटिंग होनी है वो इलाका सील कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और इसी के साथ 48 घंटे का लॉकडाउन भी वहां पर लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक मीटिंग के लिए शहबाज ने 13 लाख पाकिस्तानियों को नजरबंद क्यों कर दिया? और उससे भी अहम यह कि जब ईरान के वार्ता में शामिल होने पर ही सस्पेंस बरकरार है तो फिर शहबाज मुनीर का मिशन इम्पॉसिबल कैसे पूरा होगा? देखिए। सुनसान सड़कें, चौक चौराहों पर सन्नाटा, दुकान, मॉल, दफ्तर, यहां तक कि स्कूल कॉलेजों पर भी लटका ताला। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं, जहां अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है हथियारबंद कमांडोज, जिन्होंने पूरे इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर रखा है, सिर्फ एक मकसद से, वो ये कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर होने वाली मीटिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एक मीटिंग के लिए मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तानियों को घर में कैद कर दिया। शहबाज ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि जिस इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है उसके आसपास के इलाकों में 48 घंटों के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और आईएसआई के खुफिया एजेंट्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मतलब जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बने हुए हैं। बस शहबाज मुनीर ने इन्हीं आतंकी संगठनों के डर से इस्लामाबाद को हाई सिक्योरिटी जोन में तो तब्दील किया ही, बल्कि वहां 48 घंटों का लॉकडाउन भी लगा दिया, ताकि किसी तरह की कोई आतंकी वारदात ना हो। बिना किसी अनहोनी के ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत हो सके। एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि यूएस ईरान से आने वाले डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में जाने वाली सभी सड़कों को बैरिकेड के जरिए सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद में मल्टी लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया है। वहीं राजनयिक एरिया में सिर्फ उसी शख्स को प्रवेश दिया जाएगा जिसको मंजूरी मिली होगी। हैरानी की बात यह है कि इतने तामझाम के बाद भी अमेरिका को पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है। तभी तो इस्लामाबाद पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली तमाम बख्तरबंद गाड़ियों को अपने साथ लेकर आया है, ताकि पाकिस्तान में खतरे की जो भी आशंका है उससे बचा जा सके। गौर करने वाली बात तो यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन तो इस्लामाबाद में होने वाली सीज फायर वार्ता को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से आने वाले डेलीगेशन से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ईरानी मीडिया तो दावा कर रहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली जंगबंदी वार्ता में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग में 3 बड़े किरदार थे, पहला अमेरिका, दूसरा ईरान और तीसरा इजराइल। जहां इजराइल तो पहले ही इस मीटिंग से दूर है, वहीं ईरान के वार्ता में शामिल होने पर भी सस्पेंस है। ऐसे में फिर शहबाज मुनीर की तरफ से किया गया तामझाम कहीं नाकाम तो नहीं हो गया? आज पाकिस्तान के कूटनीति की भी परीक्षा होनी है, जो उसने बूट पॉलिश करके कमाई है। अब जो भी हो, लेकिन इस पूरे तामझाम के बीच पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, क्योंकि पहले तो जंग की मार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, महंगाई चरम पर पहुंची, और अब जंगबंदी के नाम पर उन्हें लॉकडाउन झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का ब्रेक लगाया, लेकिन इजराइल साफ कह रहा है इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। वो लेबनान को तबाह करके छोड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने भी अपने हथियारों के भंडार से घातक मिसाइलें निकाल ली, जिसके बाद दुनिया की निगाहें अब ईरान से हटकर लेबनान पर टिक गई, क्योंकि अब यही मुख्य युद्ध भूमि बन गई है। लेबनानी दहशत के साए में जी रहे हैं। सैकड़ों जानें जा चुकी है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये लेबनान की सच्चाई है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। ये इजराइल के भीषण हमलों की गवाही दे रही है। हालात बता रहे हैं कि इजरायली सेना ने सीज फायर के ऐलान के बाद से लेबनान में हमले पहले से और तेज कर दिए। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहा है। मल्टी लेवल इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इस 5 साल की बच्ची पर सोचिए उस वक्त क्या गुजरी होगी जब ये खेलने में व्यस्त थी और अचानक उसके पास मिसाइल आ गिरी। धमाके की आवाज से घबराकर ये बच्ची तेजी से जान बचाने को भागी।
ये हालात किसी एक आध जगह की नहीं है। लेबनान में ज्यादातर जगहों की स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने लेबनान की स्थिति नर्क जैसी बना दी है। बीते 48 घंटों में युद्ध पहले से ज्यादा खूनी हो गया है। तबाही भयानक हो रही है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल ने अब तक का सबसे घातक हमला करते हुए 1 मिनट में 160 बम लेबनान पर गिराए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। इजराइल के ताजा हमले के बाद लेबनान से आई ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इमारत मलबे में बदल गई है। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। अस्पतालों में चीख पुकार मची है। ये पिछले महीने से शुरू हुए संघर्ष का सबसे भयंकर हमला है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की रक्षा सेना के प्रमुख एयाल जमीर का कहना है कि लेबनान ही अब मुख्य युद्ध क्षेत्र है। यानी ना हमले रुकेंगे, ना सीज फायर को माना जाएगा, चाहे दुनिया कितना भी चिल्ला ले। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में टारगेट करता रहेगा। लेकिन युद्ध भूमि में कूद चुके हिजबुल्लाह ने भी अपनी सबसे धारदार तलवार निकाल ली है, क्योंकि इजराइल की इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लॉन्च साइट्स, कमांड पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध को एक लेवल ऊपर ले जाने की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह भी फास्ट 360 मिसाइलों के साथ दुश्मन को जवाब देने की ठान चुका है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की धमकी दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाई अद्राई का आरोप है कि हिजबुल्लाह एम्बुलेंस का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए कर रहा है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि अब इजराइल लेबनान में एम्बुलेंस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। दोनों तरफ बदले की चिंगारी बराबर भड़की है। ये कोई साधारण बॉर्डर झड़प नहीं है, बल्कि ये वो बारूद का ढेर है जो पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से पूरी तरह युद्ध में झोंक सकता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या बातचीत से कोई चमत्कार होगा या और ज्यादा तबाही लेबनान को खंडहर बना देगी? 11 तारीख को इस्लामाबाद में सीज फायर के बीच वार्ता की मेज पर ईरान बैठेगा या इनकार कर देगा, इस सवाल पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन उसके पहले खलीफा ने एक ऐसा फरमान जारी किया जो सीज फायर के सारे कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस फरमान के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को टैक्स देना होगा। और इतना ही नहीं, हॉर्मुज से हर दिन कितना जहाज गुजरेगा, खलीफा ने इसकी सीमा भी तय कर दी। ईरान का यह फैसला वार्ता की राह में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। ईरान का ये नया रूल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे 24 घंटे में सिर्फ 15 जहाज, और उसके लिए भी लेनी होगी ईरान की मंजूरी। चुकाना होगा ईरान को टोल टैक्स। मतलब सीज फायर की मेज पर जो तय होगा, ईरान ने हॉर्मुज के लिए वो पहले से ही तय कर दिया है। ईरान के इस फरमान से प्रेसिडेंट ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कहां ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि ईरान हॉर्मुज खोले तभी सीज फायर की शर्तें पूरी होंगी, कहां ईरान ने ट्रंप को हॉर्मुज वाला ठेंगा दिखा दिया। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसे फौरन रोक देना चाहिए। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईरान की मदद या उसके बिना भी तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही के मामले में बेहद खराब काम कर रहा है। हमारा समझौता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मुज आग के समंदर में तब्दील हो चुका है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र, जिस पर ईरान का टोटल कंट्रोल भी है,
और उसकी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। वजह नंबर 1, तेल टैंकर पर हमला आसान। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत सकरा है, इससे गुजरने वाले तेल टैंकर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। अपने सबसे सकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ईरान अपने तट से ही टारगेट को तब तक भेज सकता है जब तक कि उसे अमेरिका के सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी रोक न पाए। वजह नंबर 2, समुद्री माइंस का खतरा। ईरान की नेवी के पास होर्मुज में शक्तिशाली समुद्री माइंस का जाल बिछाने की क्षमता है। अगर ये माइंस फटते हैं तो उनमें सबसे बड़े टैंकर भी पल भर में डूब सकते हैं। साथ ही हर हमले में लाखों डॉलर का माल भी नष्ट हो सकता है। वजह नंबर 3, ईरान का टोल टैक्स। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज एक शुल्क का भुगतान करें। इस रास्ते से टैंकर ले जाने वालों को प्रति बैरल लगभग $1 का भुगतान करना पड़ सकता है। हर जहाज में 20 से 30 लाख बैरल तक तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल ने ही युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। ये होर्मुज ही है जिसे खोलने का अल्टीमेटम ट्रंप करीब 5 बार ईरान को दे चुके हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप की बात को सुई की नोक भर भी तवज्जो नहीं दी। नतीजा है कि सीज़फायर के दौरान ईरान पर बमों की बारिश भले ही ना हो रही हो, होर्मुज के पानी पर इसका असर अब भी दिख रहा है। युद्ध के पहले रोजाना करीब 60 जहाजों को रास्ता देने वाले होर्मुज में 24 घंटे में सिर्फ 7 जहाज ही निकल सके हैं। इनमें से भी ज्यादातर जहाज चीन के हैं। होर्मुज पर कंट्रोल का ईरान का स्टैंड न बदला है, न बदलने की उम्मीद है। ईरान इसे अपने अस्तित्व से जोड़कर देखता है और ट्रंप होर्मुज में कोई मिलिट्री एक्शन लेने की अगर सोच रहे हैं तो ये एक्शन क्या होगा फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें उस आधी हकीकत आधे फंसाने वाले इस्लामाबाद की वार्ता पर लगी हैं, जहां ईरान और अमेरिका शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि ये बातचीत भी होगी या नहीं, होर्मुज के भविष्य की तरह ये भी तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो बिगड़ैल तोता है जो अपनी जुबान से अनाप शनाप बोलकर अक्सर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देता है। और इस बार शहबाज मुनीर के इस तोते ने इजराइल पर जहरीला बयान दिया। सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना करते हुए उसे दुनिया के लिए अभिशाप और कैंसर और न जाने क्या क्या बताया। लेकिन ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर नेतन्याहू ने जो पलटवार किया, उसे देखकर ख्वाजा आसिफ ही नहीं बल्कि शहबाज मुनीर के होश उड़ गए। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसा जहर उगला जिसकी चपेट में अब पाकिस्तान ही आता दिखाई दे रहा है। पहले तो शहबाज मुनीर ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में इजराइल को न्योता नहीं दिया। इसके बाद रही सही कसर ख्वाजा आसिफ ने पूरी कर दी, वो भी सोशल मीडिया पर दिए एक बयान के जरिए। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट के जरिए इजराइल पर निशाना साधते हुए लिखा कि इजराइल शैतान और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो रही है तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। इजराइल मासूम नागरिकों को मार रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और लेबनान, लगातार खून खराबी जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन जमीन पर इस कैंसर रूपी देश को बनाया, वो नरक में जले। ख्वाजा आसिफ के इसी बयान के बाद बवाल छिड़ गया। फौरन इजरायली पीएमओ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को हद में रहने की हिदायत दे दी। नेतन्याहू और इजरायल के आक्रामक तेवर के बाद ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटाना पड़ा जिसमें ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को कैंसर बताया। दरअसल नेतन्याहू लेबनान पर हो रहे हमले को सीज फायर के दिन से ही जायज ठहरा रहे हैं, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह का आतंकी नेटवर्क है जिसे इजरायल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और ठीक इसी तरह पाकिस्तान भी आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह है। ऐसे में इजरायल ने पाकिस्तान को भी लताड़ लगा दी। इजरायल को यह बखूबी पता है कि शहबाज शरीफ और मुनीर अमेरिका के पिछलग्गू क्यों बने हुए, इसलिए पीस टॉक से पहले पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान की उम्मीद इजरायल को नहीं थी। हालांकि ख्वाजा आसिफ इस तरह का बेतुका बयान पहले भी दे चुका है। यानी पाकिस्तान का दुश्मन इजरायल या भारत नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ जैसे नेता हैं, जो अपनी जुबान से पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल के चुनावी घमासान में प्रभु श्री राम की भी एंट्री हो गई है। ममता दीदी की जय श्री राम से चिढ़ बनाम बीजेपी के रामराज का कार्ड बंगाल में टीएमसी या बीजेपी, किसका चलेगा कार्ड? इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। रामराज से पेट नहीं भरता वाले टीएमसी के बयान पर आज जी न्यूज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा और जो जवाब मिला वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए।
राज्य की कोई देखने चाहता है? राम तो एक राजा था, पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा। শুধু একটাই বলেছিলাম, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয় বাংলা। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर राम राज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तावना। बंगाल के चुनावी मैदान में 5 सालों में सिर्फ तारीख बदली है। मुस्लिम तुष्टीकरण वाली दीदी मार का सियासत वही है, बीजेपी का राम राज वाला नारा वही है, दीदी की जय श्री राम वाली चीड़ वही है, बीजेपी की दीदी को बदल देने की जिद वही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर मंदिर की स्थापना कराई। वो अपनी रैलियों में दुर्गा शक्ति पाठ करती, काली मंदिर में पूजा करती, सनातन से अपने सरोकार का नारा बुलंद करती हैं। लेकिन बात जब जय श्री राम के नारे लगाने की होती है तो दीदी के तेवर बदल जाते हैं। क्यों? इसकी वजह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल ये सवाल यहाँ इसलिए क्योंकि आरोप है कि ममता बनर्जी अब हिंदू वोटर्स से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रही हैं। यानी दीदी सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने बानी को फिर बदल पुराने तेवर में दिख रही हैं। আর আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে আর আমাকে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়া হচ্ছে। আমি কিচ্ছু বলিনি, শুধু একটাই বলেছিলাম, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয় বাংলা। दीदी का फंडा क्लियर रहा। बंगाल में मुसलमानों का वोट जब तक टीएमसी की झोली में है, बीजेपी के साथ झोल होता रहेगा। दीदी ने इसी मुस्लिम वोट बैंक को फेविकोल वाला जोर से पार्टी से चिपकाने के लिए अपने कमांडरों को मोर्चे पर उतार दिया है। राज्य के मारा मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम राज्य लेके लगा मेरा पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा, भूखा रहेंगे। राम राजत्व रहेगा तो पब्लिक नहीं खाने पा, तो राम राजत्व क्या? दीदी की स्थापित चुनावी सियासत है। मालदा से मुर्शिदाबाद तक फैला वो मुस्लिम वोटर जो बीजेपी के खिलाफ दीदी के साथ खड़ा होता है। ऐसे में दीदी अगर राम नाम जपने लगे तो उनके तुष्टीकरण के 15 साल पुराने महल की ईंटें हिलने लगेंगी। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूँ, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर राम राज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तावना। ममता बनर्जी को एम फैक्टर पर इतना भरोसा क्यों है, ये समझते ही जय श्री राम से चीड़ की मूल वजह आप समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का दबदबा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में है। मुर्शिदाबाद में 66.3%, मालदा 51.3%, उत्तर दिनाजपुर 50%, बीरभूम 37%, दक्षिण परगना 35.5%, नादिया 26.7%। तो बंगाल की गद्दी बनाए रखनी है तो दीदी का काम बिना मुसलमान चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस तुष्टीकरण के चक्कर में सनातन का विरोध दीदी ब्रांड पॉलिटिक्स को पलीता भी लगा सकता है। जय श्री राम वाली जमीन का फैलाव बंगाल में 75 सीटों से आगे बढ़ेगा या दीदी का एम फैक्टर 2026 में भी गुल खिलाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों की ओर अब ललचाई नजर हुमायूं कबीर की भी है। लिहाजा मुस्लिम वोटों में बंटवारा दीदी की विदाई की वजह भी बन सकता है और इसकी काट दीदी को ये दिख रही है कि सनातनी प्रतीकों का विरोध जितना जोरदार होगा, मुसलमानों के वोट पाने की गारंटी उतनी ही जोरदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धुरंधर का हमजा और योगी का बुलडोजर, दोनों में एक समानता है, दोनों ही गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। हमजा देश के गद्दारों को ठोकता है और योगी का बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों के अतिक्रमण को ढहा देता है। यूपी में एक बार फिर योगी के धुरंधर ने फ्राइडे को ब्लॉकबस्टर प्रोग्राम दिखाया। एक साथ 3 जगह कब्जा गैंग पर बुलडोजर ने स्ट्राइक किया।
माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। योगी प्रशासन में फाइलें सरकारी दफ्तरों में पड़ी धूल नहीं फांकती, बल्कि योगी प्रशासन का बुलडोजर सड़कों पर निकलकर अवैध कब्जाधारियों को धूल चटाता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। अब की बार जब योगी का 1500 किलो का ये पहलवान सड़क पर उतरा तो इसने एक साथ 3 जगहों से अतिक्रमण का सफाया कर दिया। लखनऊ में करोड़ों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया तो गोंडा में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को मिट्टी में मिला दिया और मुरादाबाद में भी अतिक्रमणकारियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लखनऊ में तो योगी प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मैरिज लॉन को ध्वस्त कर गैंगस्टर और माफिया दोनों को इकट्ठे मैसेज दे दिया। बता दिया कि मैरिज हॉल अतिक्रमण कर चाहे बरेली वाला दंगाई मौलाना बनवाए या फिर लखनऊ में कोई भूमाफिया, 1 इंच जमीन योगी प्रशासन अवैध कब्जे के लिए नहीं देगी। बाबा का बुलडोजर लखनऊ के गोमती नगर विस्तार 1 में चला है। यहाँ गैंगस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के बाफिला गैंग ने अवैध मैरिज लॉन को कई सालों पहले बनवाया था। अब देखिए बुलडोजर ने उसका कोना कोना उजाड़ दिया है। यहाँ से अवैध कब्जे का नामो निशान मिटा दिया है। मैरिज लॉन का गेट तोड़कर यह पहलवान अंदर दाखिल हुआ। हर उस अवैध कब्जे को इसने मिट्टी में मिला दिया जिस पर गैंगस्टर अपना हक जमाए बैठा था। देखिए कैसे एक पंजा चला और रेलिंग टूट गई। देखते ही देखते सीढ़ियां मलबा हो गईं। फिर बुलडोजर ने मैरिज लॉन के सीने पर वार किया और अतिक्रमण करके बनाए गए भूमाफिया का अवैध मैरिज लॉन ढहा दिया। महज 10 मिनट के अंदर बुलडोजर ने माफिया के मैरिज लॉन को नेस्तनाबूद कर दिया। इसे भूमाफिया वीके सिंह चला रहा था, जिसका कनेक्शन बाफिला गैंग से जुड़ा है। इसने 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन इसे योगी के बुलडोजर ने मिनटों में ध्वस्त कर दिया। अब गोंडा में बुलडोजर की धमक देखिए। सरकारी जमीन पर कब्जे का मतलब क्या होता है वो अवैध कब्जाधारियों को योगी के बुलडोजर ने सिखा दिया है। उनके सिर से छत छीन ली है। देखते ही देखते सब कुछ मलबा कर दिया है। जहां कुछ रोज पहले तक कब्जाधारी सीना तान कर खड़े थे, आज वहां मलबे का ढेर इकट्ठा है। यहां करीब 1.5 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इस जमीन पर एक अवैध मदरसा, 3 दुकानें और एक मकान बना लिया गया था, जो अब जमींदोज हो चुके हैं। इसी तरह मुरादाबाद में भी बुलडोजर अवैध कब्जे को हटाकर दौड़ता नजर आया। जब आरोपी चांद बाबू ने प्रशासन के नोटिसों का एक भी जवाब नहीं दिया तो यहां 50 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने बुलडोजर पहुंचा और अपना काम करके लौट गया। योगी प्रशासन का संदेश साफ है, कब्जा कहीं भी हो, बुलडोजर अपना रास्ता ढूंढकर अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाकर ही मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कभी यूपी, कभी एमपी और अब राजस्थान। गौ माता के दुश्मन जगह जगह फैले हुए हैं। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को छलनी करने की कोशिश की जा रही है। इस बार मामला अलवर से सामने आया, जहां गौवंश का कटा सिर मिलने के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, गुस्सा है और सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में दंगे वाली स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। हमारे पास है, लेकिन जिस जगह वो जगह कबूल नहीं होता है। ये छोटी बच्ची थी गाय माता की, उसका सर मिला और पैर मिले। पोस्टमार्टम कराया गया है और यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा। गौ हत्यारों को फांसी की मांग हो रही है। गौ हत्यारों को फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो। सड़क जाम कर दी गई।
इसी मस्जिद के क्षेत्र में ज्यादातर जो गौवंश काटा जा रहा है, इसी मस्जिद के क्षेत्र में काटा जा रहा है। प्रशासन से निवेदन करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हिंदू संगठन आक्रोश से भरे हैं। सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अलवर में एक मदरसे से महज 50 मीटर की दूरी पर गाय के बछड़े का कटा सिर मिला। गुस्साया हिंदू समाज अलवर में यूपी मॉडल की मांग कर रहा है। अलवर बंद करने की चेतावनी दे रहा है। हमारा सबसे पहले था अलवर बंद होगा और हमारे को न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार होते हुए हम यहाँ पर यूपी मॉडल चाहते हैं। जिन आरोपियों को पकड़ा जाए, बोल्डूरल चला जाए, जिससे आए दिन हर महीने गाय के कम से कम 4 बार यहाँ से वारदातें हो चुके 1 महीने के अंदर। गौवंश की हत्या की जानकारी मिलते ही हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के लिए हालात इसलिए चुनौतीपूर्ण हो गए क्योंकि वहीं पास में मौजूद मदरसे में उर्स का आयोजन चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। अगर कोई सी भी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए लिव अप तो करना पड़ेगा पुलिस को, और हम जो भी विधिक कार्रवाई है पूरी तरह। डॉग स्क्वाड के जरिए गौवंश के हत्यारों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि उस साजिश की जड़ तक पहुंचा जा सके जो अलवर का माहौल खराब करने के लिए रची गई है। देखिए, गौ वंश के जो तमाम जो टुकड़े हैं जो इधर उधर फेंके गए थे, उसे ढूंढने के लिए पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड के जरिए उन जगहों पर जाया जा रहा है जहां पर गौवंश के टुकड़े फेंके। सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में दंगे वाली साजिश कौन रच रहा है। आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि एफएसएल की टीम के मुताबिक तफ्तीश कर रहा डॉग 250 मीटर से आगे बढ़ा नहीं। अभी डॉग जांच घटनास्थल से मौके तक यहाँ तक चला है, आगे अभी नहीं चल रहा डॉग। जहाँ तक ये जो आरोपी हैं जिसने गौवंश की हत्या की थी, वो वहाँ तक ये डॉग पहुँचा है। हाँ, वहाँ कहाँ तक पहुँचा, कितने दूर तक आप लोग लेके आए? 200-250 मीटर चला है। क्या इसका सीधा मतलब यही है कि आरोपी कहीं आसपास के ही हैं? हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी जहाँ पर ये एफएसएल टीम गई है, जो डॉग स्क्वाड जो टीम गई है ना, वहाँ की विशेष जांच की जाए और उन आरोपियों को पकड़ा जाए। ये कहते हैं कि डॉग आगे नहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब घटना यहीं हुई है। हम ये चाहते हैं, यहाँ कुछ लोग उपद्रवी भी रहते हैं, पास में मदरसा है, हम तो के जांच की जाए। अगर कोई गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो उसको सख्त कार्रवाई की जाए। और जब इन्हें पता है कि गाय को हिंदू समाज माता मानता है तो ऐसी हरकतें क्यों करनी। हिंदू संगठनों के 24 घंटे के अलवर बंद के अल्टीमेटम के बीच पुलिस प्रशासन आरोपियों का पता लगाने में जुटा हुआ है, क्योंकि हिंदू समाज का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही। कोई है जो लगातार अलवर में दंगे वाली साजिश को हवा दे रहा है, आग को सुलगा रहा है। इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना हो, साजिशकर्ता के चेहरे से नकाब हटना जरूरी हो गया है। राजू राज, जी मीडिया, अलवर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने भी अपनी सैन्य तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर और पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र के तहत अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर स्वदेशी प्रचंड तक भारत का मैसेज क्लियर है, हर चुनौती के लिए तैयार है। रेगिस्तान से उठती भारतीय वीरों की अदम्य गूंज पाकिस्तानी फौज के कान की चादर फाड़ डालने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर से मुरझाए पाकिस्तान के लिए जैसलमेर के आसमान पर मंडराते ये योद्धा काल बनकर किसी भी वक्त बरस सकते हैं। ये रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे मुल्ला मुनीर के लिए डायरेक्ट मैसेज है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का ये सैन्य अभ्यास सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन है। एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने पहली बार फील्ड फायरिंग करते हुए अपने सटीक निशाने से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता दिखाई। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल से लैस है जो टैंकों और बंकरों को नष्ट कर सकता है। इसमें 30 mm चेन गन भी लगी है जो तेजी से फायरिंग करने में सक्षम है। ये दिन और रात दोनों समय सटीक अटैक करने की क्षमता रखती है। इसकी बॉडी बख्तरबंद होती है जो इसे दुश्मन की गोलीबारी से सुरक्षा देती है। ये जमीन के बेहद करीब उड़कर दुश्मन पर अचानक हमला कर सकता है। दिन हो या रात
अपाचे के नाइट विजन सेंसर और लॉन्गबो रडार ने हर लक्ष्य को ढूंढकर खत्म करने की ताकत का प्रदर्शन किया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का काम ये होता है कि वो फ्लैंक प्रोटेक्शन देता है, यानी दुश्मन के अगर दाएं या बाएं तरफ कोई डिप्लॉयमेंट है तो उसको पहले ही हवा से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इस अभ्यास के दौरान हेलफायर मिसाइल, रॉकेट और ऑन बोर्ड गन सिस्टम का लाइव फायरिंग के जरिए परीक्षण किया गया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी प्रदर्शित किया। प्रचंड भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिशन के लिए तैयार है।